हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी लर्निंग फेज। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, जो कि हमारा सेकंड वीडियो है इस पे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्वर पढ़ा था, तो आज का हमारा है व्यंजन। ठीक है, तो हम व्यंजन के बारे में क्या क्या है सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा हिंदी वर्णमाला। ठीक है, इसमें हमने स्वर देख लिया था, व्यंजन देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों के वर्गीकरण में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा उच्चारण के स्थान से है, जिसमें हमारा कंठ से हो जाता है तालव्य, मूर्धन्य, दंत और दंत मूल और ओष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, ये सारे हमारे इसमें आ जाते हैं। सेकंड हमने देखा हमारा उच्चारण के बाद हमारा प्रयत्न में होता है, जिसमें हमने इसको 3 पार्ट में विभाजित किया है। पहला हो जाता है श्वास या वायु की मात्रा से। ठीक है, जो हमारी बोलने में जो हमारे मुख से श्वास निकलती है या वायु निकलती है, ठीक है, उससे हमने इसको दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें हमारा हो जाता है अल्पप्राण, महाप्राण। और इसमें हम देख लेते हैं कि दूसरा हमारा हो जाता है कंपन। ठीक है, तो कंपन में हमारा हो जाता है अघोष और सघोष। और यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा ये फोर्थ वाला हो जाता है कि मुख्य अवयव का उच्चारण जो होता है, उनमें कुछ ऐसे रहते हैं जो कि पूछते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमारा मुख अवयव द्वारा जो होता है, इसमें स्पर्शी हो जाता है, स्पर्श संघर्षी, फिर नासिक के अनुनासिक, उच्छिप्त हो जाता है, लुंठित हो जाता है, संघर्ष, और उसके बाद पार्श्विक। ठीक है, संघर्षी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं कि जैसे चार ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ लेगा कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा घोष है, सघोष है। ठीक है, या लुंठित कौन सा है, संघर्षी में कौन कौन आता है। ठीक है, तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले जो हमने इसको विभाजित किया है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम उसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हमारी व्यंजन की परिभाषा। ठीक है, तो व्यंजन होता है, हमने स्वर का देखा था, स्वर की परिभाषा और वर्ण और वर्णमाला क्या होता है, इन सब के बारे में देख लिया था। अब हम व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। मतलब जो हमारे व्यंजन होते हैं, ये होते हैं क, ख, ठीक है, ग, ये सारे हमारे जो व्यंजन होते हैं। तो ये हम जो क को तोड़ेंगे तो ये हमारे ऐसे होते हैं क, अ। मतलब ये जो है जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही उनका उच्चारण होता है। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, क हम बोलते हैं तो उसमें अ भी आता है, ख बोलते हैं तो उसमें मतलब स्वर आते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। उनका उच्चारण जो है स्वतंत्र नहीं होता, उनको कि स्वर की उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। जो हमारे व्यंजन होते हैं ये 33 होते हैं। याद रखिएगा, जो जहाँ जहाँ मैं बोलूँगी कि ये वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने मुख्य रूप से व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला हमने देखा है कि व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में कुछ है जो कि देख लेते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। तो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों से स्पर्श होता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, ये हमारे जो पंचमाक्षर हैं पांचों, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, ये सारे हमारे जो हैं ये हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, फिर हम चलिए हमारा नेक्स्ट सेकंड टाइप देख लेते हैं। दूसरे में हो जाता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण न तो स्वरों की भांति होता है और न ही व्यंजनों की भांति, अर्थात जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। तो ये सारे आपके ये जो डेफिनेशन ये मैंने सिर्फ ऐसे रखा है कि आप एक बार इसको रीड आउट कर ले। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये याद रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। ठीक है, तो ये समझने के लिए यहाँ पे दिया है कि जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाने से होता है परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। कहीं य, तो हमारा मतलब कोई भी जो जीभ है, दांत है, ये सब कहीं स्पर्श नहीं हो रहा है। य, र, ल, व। एक बार आप बोल के देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो अंतस्थ कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। और एक ये भी याद रखिएगा, य तथा व को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, हमारा जो य है और व, इसको हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर। ठीक है,
अर्ध स्वर भी हम इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा तीसरा हो जाता है ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एक बार आप इसको बोल के देखिएगा कि ऊष्म, पहले सबसे पहले ये देख लीजिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। श, श, स, ह। ठीक है, तो जब आप इसको बोलेंगे श, श, ठीक है, तो ये है ना गर्म वायु निकलती है, ऐसे लगता है कि मुंह से हमारे गर्म ऊष्मा निकल रही है। आप एक बार बोल के देखेंगे धीरे धीरे आराम से, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती वे ऊष्मा व्यंजन कहलाते हैं। आपको ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक समझने के लिए मैंने रखा है। सिर्फ इतना याद रखना है कि ऊष्मा व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, श, श, स और ह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा होता है हमारा उच्चारण के स्थान पे हम व्यंजनों को विभाजित करते हैं। ठीक है, कि उच्चारण में कैसे, उच्चारण के आधार पे हम व्यंजनों को विभाजित करते हैं। सबसे पहले हमने कंठ, जो कि हमारा स्पर्शी व्यंजन हो जाता है, जिसमें कंठ होता है, तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है, तो स्पर्शी में हमने देखा था कि कंठ जो है हमारा क, ख, ग, घ, मतलब क वर्ग के चारों। ठीक है, कंठ में क्या होता है, क वर्ग के जितने भी रहते हैं वो सारे आते हैं इसमें। तालव्य में क्या होता है, क, च वर्ग के आते हैं, च, छ, ज, झ, इ हैं। ठीक है, अभी और बाकी के मैं और बताऊंगी आपको, पहले इतना समझ लीजिए। मूर्धन्य में क्या होता है कि ट वर्ग के रहते हैं सारे, ट, ठ, ड, ढ, ड़। और दंत में क्या हो रहता है, त वर्ग के, इसमें त वर्ग के रहते हैं, इसमें ट वर्ग के रहते हैं, और इसमें च वर्ग के रहेंगे, और इसमें क वर्ग के रहेंगे। ओष्ठ में हमारे प वर्ग के रहते हैं। ठीक है, तो सारे जो है ये पंचमाक्षर रहेंगे पूरे के पूरे पांचों। ठीक है, क वर्ग के, इसमें तालव्य में च वर्ग के, मूर्धन्य में ट वर्ग के, दंत में त वर्ग के, और ओष्ठ में हमारे प वर्ग के। इसके साथ ही हमारा क्या रहेगा, ह और विसर्ग। ठीक है, ये भी हमारे जो है कंठ में रहेंगे। इसको एक दो बार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो हमारे ह और विसर्ग होते हैं वो हमारे कंठ वर्ग में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे देखा च वर्ग में हमारे पांचों, ये तो पांचों है च वर्ग के, और बाकी के जो य और श ये भी हमारे तालव्य में आते हैं। ठीक है, मूर्धन्य में ट वर्ग के हैं इतने, और जो एक एक्स्ट्रा है ये र भी हमारा मूर्धन्य में आता है। ठीक है, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, यहाँ तक हो गया। ये ल और ये हमारा स। ठीक है, ये हमारे जो है त वर्ग में आते हैं। यहाँ से ओष्ठ में हम देख लेते हैं कि प, फ, ब, भ, म। ठीक है, यहाँ तक आपके ओष्ठ में आ गए, और ये व जो है ये ओष्ठ में व। जैसे आप एक बार बोल के देखेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं कंठ में ह। ठीक है, तो ये और विसर्ग जो है हमारे कंठ से निकल रहा है, तो ये हमारे आपको एक क्वेश्चन में दे देगा कि 4 ऑप्शन देंगे कि ह जो है कौन से वर्ग में आता है, कंठ में है, तालु में है, मूर्धन्य में है, दंत में, कौन से वर्ग में ह हमारा आता है। ठीक है, तो आपको पता है या आपने पढ़ा है तो आप तुरंत उसका जवाब दे देंगे, हमारे कंठ से होता है। ठीक है, इसी तरह आप तालव्य का देख लेंगे, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए हम आगे देख लेते हैं। हमारा कुछ तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हम देख लेते हैं एक बार, कि प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, इसलिए इन वर्णों को नासिक के वर्ण कहा जाता है। तो ये आपको डेफिनेशन नहीं याद करना है, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि नासिक वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, नासिक वर्ण किसे कहते हैं, वो हमारा है ये अंग, ङ, ड़, न और म। ठीक है, ये हमारे जो पंचमाक्षर के लास्ट वाले जो है, ठीक है, क, च, ट, त वर्ग के जो लास्ट वाले 5 अक्षर होते हैं ये हमारे नासिक के वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, व तथा फ का उच्चारण करते समय नीचे का ओष्ठ ऊपर वाले दांतों को अंतःस्पर्श करता है, अतः इन्हें दंतोष्ठ कंठ कहा जाता है। ठीक है, आप बोल के देखिए व और फ। ठीक है, तो आपके दांत और आपके होंठ जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए इनको दंत ओष्ठ कहा जाता है। ठीक है, मतलब दांत से और ओष्ठ दोनों से ही ये स्पर्श हो रहा है। यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि ह तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान से होता है, इसलिए इसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि काकल्य व्यंजन कौन सा है, तो ये आपका ह होता है और विसर्ग होता है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पे हमारा तीसरा हम जो विभाजित कर रहे थे, वर्गीकरण कर रहे थे, वो हमारा प्रयत्न के आधार पे था। ठीक है, प्रयत्न के आधार पे हम व्यंजनों को वर्गीकरण करते हैं, जिसमें स्पर्शी व्यंजन हमने देख लिया था। स्पर्शी व्यंजन में हमने देख लिया था क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के चारों जो थे। ठीक है, यहाँ पे ये जो क वर्ग है ये हमारा क्या है, ये हमारा कंठ है। ठीक है, और ये हमारा जो है ये तालव्य है, ये हमारा क्या है, दंत है। यहाँ पे च छूट गया है। ठीक है, च, छ, ज,
च वर्ग का, ठीक है। यहाँ पे ये एक छूट गया है तो उसको आप देख लीजिएगा। ये हमारा दंत हो गया, ये फ हमारा ओष्ठ हो गया, ठीक है, ये ओष्ठ वर्ग का है। और यहाँ पे जो च है ये हमारा तालव्य रहेगा और ये जो है हमारा मूर्धन्य रहेगा, मूर्धन्य, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा दूसरा हो जाएगा हमारा इसमें स्पर्शी व्यंजन में। स्पर्शी व्यंजन में क्या होता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ घर्षण के साथ श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन याद नहीं करना, सिर्फ आपको ये देखना है कि ये कौन सा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, च छ ज झ, ठीक है। मतलब जो च वर्ग का है वो सारे के सारे हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आते हैं, 5वां अक्षर छोड़कर, च छ ज झ। तीसरा हम देख लेते हैं नासिक के। नासिक हमने बताया था कि जो 5वां अक्षर होता है क च ट त सब वर्ग के, तो ये हमारे जो है नासिक के व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे यहाँ पे उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या हम देखते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकते हुए उत्क्षिप्त या द्विस्पृष्ट या द्विगुण या ताड़न जात व्यंजन कहलाते हैं। आपको डेफिनेशन इसमें भी नहीं देखना है, सिर्फ आपको इतना देखना है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे क्या है, ये ड़ और ढ, ठीक है, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या आएगा, जैसे यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे ये और ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पे मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें से ये दोनों आपके हैं, उसमें से अगर इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा आप उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5वां देखते हैं लुंठित, ठीक है। इसमें भी हमें डेफिनेशन नहीं देखना, सिर्फ आपको एक बार पढ़ने के लिए रखा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। लुंठित व्यंजन हमारा कौन सा होता है, लुंठित व्यंजन हमारे सिर्फ और सिर्फ एक होते हैं, वो होता है र, ठीक है। तो यहाँ पे है ये हमारे लुंठित व्यंजन या इसे प्रकम्पित व्यंजन या ठीक है कहा जाता है, जो कि हमारा होता है र। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बगल, अर्थात व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है, वह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। इसमें भी आपको डेफिनेशन नहीं देखना है। इसमें पार्श्विक व्यंजन में क्या होता है कि जो वर्ण बोलते टाइम हमारे जो जीभ के दोनों साइड से, हमारे मुँह के दोनों साइड से हवा निकलती है, वो पार्श्विक व्यंजन में रहता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड आता है, यहाँ पे होता है ये ल, ये वर्ण आता है, ये ल वर्ण होता है पार्श्विक व्यंजन में, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद करना है पार्श्विक व्यंजन में क्या रहता है, पार्श्विक व्यंजन में ल आता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों के वर्णों का उच्चारण करते समय दो उच्चार अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु निकासी का मार्ग इतना सकरा हो जाता है कि वायु को बाहर निकलते समय संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे संघर्षी व्यंजन में हमारा क्या होता है, श श स ह, ठीक है, श श स हाँ। इसको हमने पढ़ा था, इसको मैं एक बार यहाँ पे क्लियर करा दूँ। यहाँ पे है स्पर्शी व्यंजन में हमने यहाँ पे देखा था, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हमने इसको पढ़ा था स्पर्शी व्यंजन को, कहाँ गया वो, उसको मैं ढूंढ रही हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहीं पे चलिए यहीं पे हम देख लेते हैं कि जब हमारा संघर्षी व्यंजन क्या होता है, श श श ह, ठीक है। आप इसको बोल के देखेंगे तो ऐसे लगेगा हल्का सा वायु आपके मुंह से बाहर निकल रहा है, ठीक है, श श श ह, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे चौथा हो जाता है श्वास या वायु के आधार पर, ठीक है। तो जो हमारे मुंह से सांस या वायु निकलती है उसके आधार पे हमने इसको दो भागों में विभाजित किया हुआ है। एक होता है हमारा अल्प प्राण और एक होता है हमारा महाप्राण, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अल्प प्राण में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण हमारा अल्प प्राण कहलाता है। हमने यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क ख ग घ अंग, ठीक है, ये हमारे, ठीक है। पहला अगर हम प्रत्येक वर्ग मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हम सारे वर्ग को ले रहे हैं, ठीक है। तो हम पहला ले रहे हैं क वर्ग का हम ले रहे हैं, तो इसमें होगा, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं कि पहला, तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा और 5वां, ये जो हमारे हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। तो सबसे अच्छा इसका समझने का है अल्प प्राण में कि अल्प प्राण में जब हम बोल के देखेंगे तो क, इसमें हमें हमारे मुंह से कम हवा निकल रही, ग, इसमें हमारे मुंह से कम हवा निकल रही है, अंग, यहाँ से हवा कम निकल रही है मुंह से बोलते टाइम। इसको आप एक बार बोल के देखिएगा। तो ये हमारे अल्प प्राण हो जाते हैं। महाप्राण में क्या होता है, ख, मतलब क से ज़्यादा वायु इस ख से निकल रहा है, घ, ग से ज़्यादा वायु किससे निकल रहा है, घ से,
ठीक है। तो ये इससे आप अच्छे ईजिली याद कर रख सकते हैं कि क, ग और अंग, इससे कम वायु हमारे मुंह से निकला है तो ये हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। और महा मतलब ज़्यादा हवा निकल रहा है तो ये हो जाएगा ख और घ। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राणों में अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? टोटल हम जब सारे वर्ग का देखेंगे अल्प प्राण तो ये हमारा 19 होता है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या। और अल्प प्राण स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये 11 होती है। कुल अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है? 19 + 11 30 हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि अल्प प्राण हमारा जो है पहला, तीसरा और पांचवा होता है। और साथ में हम देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। जो हमारा अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़ा था य, र, ल, व होता है, वे भी हमारे क्या आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। जो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व भी अल्प प्राण ही होते हैं। और सभी स्वर हमारे कितने, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। इसलिए यहाँ पे दिखाया हुआ ना 11 स्वर होते हैं तो 11 हमारे अल्प प्राण में आते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा महाप्राण। महाप्राण में वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण से श्वास वायु अल्प प्राण व्यंजनों की अपेक्षा दुगनी, मैंने बताया था ना कि अल्प प्राण में हमारे मुंह से कम निकलती है और महाप्राण से ज़्यादा, तो दुगनी बाहर, अपेक्षा दुगनी बाहर निकलती है, उसको हम महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण में कितनी संख्या होती है? 14। ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे देख लीजिए कि या तो पहला, तीसरा और पाँचवा हमारा अल्प प्राण, और दूसरा और हमारा ये जो है तीसरा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा महाप्राण हो जाएगा। ठीक है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारे हो गए महाप्राण। ऊष्म व्यंजन, हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण थे। यहाँ पे याद रखना है कि आपको जो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं हमारे श, 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 ह, ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो महाप्राण में हमारे जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और क्या होता है? दूसरा और चौथा जो है हमारे महाप्राण आते हैं। और ऊष्म व्यंजन होता है श, 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 ह, ये भी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। हम देख लेते हैं हम कंपन के आधार पे, हमने इतना देख लिया। अब हमने बांटा है कंपन के आधार पे। ये सारी चीज़ें आपको मतलब एक बार दो बार देखेंगे ईजिली याद हो जाएगा। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अघोष व्यंजन, कंपन के आधार पे हमने इसको दो भागों में विभाजित किया। पहला अघोष होता है, दूसरा सघोष। तो हम पहले अघोष देख लेते हैं कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री या नाद, स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होता, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ये सारे डेफिनेशन आपको नहीं देखने, आपको सिर्फ इतना देखना है कि अघोष व्यंजन क्या होता है। कि इसमें अघोष व्यंजन में क्या होता है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे पहले आपको। क, ख, ग, घ, ग। ठीक है, ये हमारे हैं। ठीक है, पहले वर्ग के पाँचों हैं। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण अघोष होता है। ठीक है, पहला तथा दूसरा, यहाँ पे सॉरी, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे क्या कहलाते हैं? पहला तथा दूसरा अघोष कहलाता है। बाकी की ये जो 3 बचे हैं ये हमारे सघोष कहलाएंगे। ठीक है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होता। क, ख, अब बोल के देखिए, ग, जब देखेंगे ना बोल के तो आपको समझ में आएगा। क, ख में इसमें कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता, पर ग, घ, अंग बोलेंगे तो आपके गले में हल्का सा कंपन महसूस होगा। तो उसके हिसाब से इसको विभाजित किया। तो अघोष में हमारा क्या होता है कि पहला और दूसरा हमारा जो होता है अघोष बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारे बाकी के 3 हमारे हैं इसको हम सघोष बोलेंगे। ठीक है। उसमें व्यंजन, यहाँ पे अघोष पता चल गया, पर उसमें भी अघोष में भी हमें उसमें व्यंजन स, 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 यहाँ पे ह नहीं रहेगा, ये हमारे अघोष कहलाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे स, स और स हमारे अघोष व्यंजन कहलाएंगे। देख लेते हैं यहाँ पे सघोष को ही हम घोष भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर घोष दे दिया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सघोष और घोष एक ही होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुल सघोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है। और कुल सघोष वर्णों की संख्या 20, और हमारे जो स्वर होते हैं, ठीक है, वर्ण हमारे स्वर और व्यंजन, तो ये हमारे 31 हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा हमने बताया था। क, ख, दो जो हमारे होते हैं अघोष होते हैं। बाकी के जो 3 ग, घ, अंग जो 3 होते हैं वो हमारे सघोष या घोष कहलाते हैं। और उसमें हमने क्या था? श, स, स। ठीक है। यहाँ पे अंतस्थ य, र, ल, व हमारे सघोष होते हैं। ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो हमारे अंतस्थ हैं या उसमें व्यंजन है, कई जगह पे इनका यूज हुआ है। क्योंकि ये कभी हमारे ये जो गले से भी निकलते कंपन के हिसाब से भी इनको देखा गया है, तो उसमें भी इनका आ रहा है। तो इनमें इनको हर जगह पे, कई जगह पे इनको स्थान दिया गया है। ठीक है। तो हम देख लेंगे, तो हमारे जो सघोष हैं इसमें भी हमें अंतस्थ जो है हमारा सघोष के अंदर भी आता है। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व भी हमारे सघोष होते हैं। ठीक है। उसमें व्यंजनों में से ह हमारा सघोष होता है। हमने वहाँ पे देखा था उसमें व्यंजन में हमारा ह नहीं था, श, श, श था, पर ह नहीं था। ह हमारा यहाँ पे सघोष में आएगा। ठीक है। अघोष में ना आके सघोष में रहेगा। और सभी स्वर हमारे जो है वो सघोष होते हैं।
चलिए इतना हो गया। अब हम देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए, इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और व्यंजनों की कुल संख्या हमारी कितनी होती है, 33 होती है, क से ह तक। कुल स्वर और व्यंजन की संख्या हम 11 + 33 कर लिए तो हमारे ये 44 हो गए। अच्छा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या, ये संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ये हो जाता है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, और उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। और अयोगवाह वर्णों की संख्या, अयोगवाह मैंने आपको स्वर में बताया हुआ था, तो एक बार आप नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिएगा कि अयोगवाह में हमारे जो होते हैं स्वर में अयोगवाह कितने होते हैं, अंग और अह, ये जो हमारे 2 अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे 2 अयोगवाह कहलाते हैं। और यहाँ पे उत्क्षिप्त व्यंजन हमने बताया ढ और अढ़। ठीक है, ये हमारे 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त मतलब मिलना, संयुक्त मतलब दो 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 वर्णों का मेल से जो बनता है, ये हमारे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये क है, यहाँ पे क और प्लस यहाँ पे ये श, ये हमारा मिल के बनता है। ठीक है, ये बन जाएगा श। और हमारा देख लेते हैं हमने, ये सेकेंड हमारा त और प्लस र। ठीक है, ये हमारा मिलके त्र बन जाएगा। ठीक है, त्र। और यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ जो है तीसरा हमारा जो हो जाएगा ज। ठीक है, ज प्लस त्र, ये हमारा मिलके हो जाएगा ज्ञ। क्या हो जाएगा, ज्ञ। और हमारा चौथा जो है हमारा ये श और प्लस र, ये हमारा मिलके श्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये जो मैंने ये बताया है इसको किसी कॉपी पे नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कि क और छ किससे मिलके बनता है, तो क और श से। ठीक है, ये छ मिलता है, त और र से मिलके त्र बनता है, ज और त से मिलके ज्ञ बनता है, और श प्लस र से मिलके श्र बनता है। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हमने दिखाया है, स्वर हमारे 11 हैं, व्यंजन हमारे 33 है, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन हमें बताए 2 है, अयोगवाह भी हमारे 2 हैं। कुल हमारे मिला के हमारे जो ये 52 हो जाते हैं। ठीक है, 52 हमारे जो हिंदी वर्णमाला में है, ये सारे हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा फाइनल, कि हमने क्या क्या देखा इसमें। ठीक है, हमारे हिंदी वर्णमाला में हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया, उच्चारण के आधार पे, फिर वायु या श्वास के आधार पे अल्पप्राण, महाप्राण, फिर प्रयत्न में कंपन हो जाएगा मुख्य अवयवों द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा हमने देखी, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। व्यंजनों का वर्गीकरण में हमने सबसे सामान्य वर्गीकरण किया, जिसमें स्पर्श व्यंजन हमारे जो होते हैं, जो कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ होते हैं। ठीक है, हमारे ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और हमने फिर यहाँ पे देखा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, हमारा य, र, ल, व होता है, जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने य और व को अर्धस्वर कहा है। फिर हमारा ऊष्म व्यंजन हो जाता है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, श, स, और ह होती है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन यहाँ पे उच्चारण के आधार पे हमने व्यंजनों को, जिसमें कि कंठ वाला हो जाता है हमारा क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग हमारा दंत, और प वर्ग हमारा ओष्ठ होता है। इसमें ह और विसर्ग भी रहता है। कंठ में, तालु में हमारा य और श एक श हो जाता है, मूर्धन्य में र हो जाता है, दंत हमारा जो होता है, दंत में त वर्ग तो होता है, साथ में ल और स रहता है, और ओष्ठ में व भी होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हमारे क्या होते हैं, इनको देखा। और उसके बाद हमने प्रयत्न के आधार पे हमने वर्गीकरण किया, जिसमें से हमने स्पर्शी व्यंजन रखा, क, च, ट वर्ग वाला। और उसके बाद हमने देखा है हमारे यहाँ पे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, स्पर्श संघर्षी हमारे च, छ, ज और झ होते हैं। नासिक व्यंजन क्या होता है, नासिक व्यंजन जो 5वां अक्षर होता है, पूरे जो वर्ग के क, च, ट वर्ग के जो 5 अक्षर होते हैं, वो हमारे नासिक व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, उत्क्षिप्त मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं, कि एक ढ और ढ होता है, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और यहाँ पे फिर हमने देखा लुंठित हमारा एक ही होता है, जो कि आर कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा पार्श्विक व्यंजन हो गया, पार्श्विक व्यंजन हमारा ल होता है। ठीक है, ये हमारा ल होता है पार्श्विक व्यंजन। संघर्षी व्यंजन हमारा, यहाँ पे मैंने देखा उसमें व्यंजन भी था और संघर्षी व्यंजन भी है, तो श, स, ह। ठीक है,
फिर हमने वायु के आधार पे हमने बताया जो कि अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है। अल्प प्राण में हमने बताया पहला, तीसरा और पाँचवा हमारा अल्प प्राण कहलाता है, जिसमें व्यंजनों की संख्या 19 और स्वर 11 जो कि पूरे 30 हो जाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन य, र, लव भी हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। और हमारा महाप्राण हमने देखा कि हमारा महाप्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण कहलाता है, जिसमें कि व्यंजन होते हैं श, श, स और ह हमारे महाप्राण में आते हैं। और फिर हमने देखा घोष और अघोष कंपन के आधार पे यहाँ पे। फिर हमारा जो था सघोष के बारे में हमने देख लिया था, और कुछ इंपॉर्टेंट जो थे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो, और बाकी का इनका शॉर्ट में हमने ये देखा स्वर इतने, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, अयोग व कुल हमारे इतने होते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक दो बार और वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो प्लीज़ ऐसे ही आप अपना रिस्पांस देते रहिएगा और लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कुछ और आपको क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।